ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की G20 अध्यक्षता, व्यापार, निवेश और ढांचागत विकास की प्राथमिकताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक SP शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार शुक्ला। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर्थिक विशेषज्ञ SP शर्मा जी। इनसे हम बात करेंगे। शर्मा जी, भारत की G20 की अध्यक्षता में पहली व्यापार तथा निवेश कार्यकारी समूह की बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। व्यापार और निवेश कार्य समूह की इस पहली बैठक का भारत के लिए क्या महत्व है? देखिए, भारत के लिए काफी महत्व है क्योंकि भारत एक तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो G20 कंट्रीज में सबसे ज्यादा तेज है। मतलब वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी इन दी G20 कंट्रीज और US इसमें जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी है। क्योंकि इंडिया एक बहुत ही तेज गति से उभरती हुई इमर्जिंग मार्केट है जिसका ग्रोथ रेट लगभग कोई 7% के आसपास जो है वो फोरकास्टेड है बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द करंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग जो हमारे अपने एस्टिमेट हैं वो भी 6.97% के आसपास है। जिस तरीके से हमारी जो गति जो हम देखें एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुई है, जैसे हम एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ग्रोथ रेट लास्ट ईयर बहुत अच्छा था, इस साल भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो G20 कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा है। मतलब हम कहेंगे कि लगभग कोई 60 से 65% जो हमारा एक्सपोर्ट है वो G20 कंट्रीज को ही होता है और G20 कंट्रीज जैसे कि लगभग कोई 80% से जो ज्यादा है वो ग्लोबल ट्रेड G20 कंट्रीज में होता है और 90% GDP जो है वो G20 कंट्रीज से आता है। तो हमारा जो G20 के साथ जो संबंध है वो काफी सुदृढ़ है, स्ट्रांग है और जिस तरीके से हमारी ट्रेड में और ग्रोथ में जो गति है तेज हुई है पिछले कुछ वर्षों में, तो उसी के आधार पे ये जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। ये जो 3 दिन की बैठक हो रही है उसमें G20 के सदस्य देशों के लगभग 100 प्रतिनिधि शामिल होंगे, आमंत्रित देश होंगे, क्षेत्रीय समूह और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार तथा निवेश बढ़ाने के लिए विचार विमर्श करेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपसे कि ऐसे कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर कार्य समूह की बैठक में चर्चा होगी? जो प्रमुख क्षेत्र तो हम बता सकते हैं कि जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, जिस तरीके से हम जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स को एक मेजर तरजीह देते हैं, जिस तरीके से हम आगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स को फोकस करके एक प्रॉस्पेरिटी लेके आना चाहते हैं, जिस तरीके से हम इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना चाहते हैं, जो भी बॉटलनेक्स हैं आगे बढ़ने के, और खास करके जो हमारे मुद्दे हैं जैसे कि हमने देखा कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक मेजर हमारा मुद्दा है। फिर G20 कंट्रीज में जैसे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ये एक बहुत जो भारत का फोकस है इसमें एक मेजर मुद्दा है और वुमेन एम्पावरमेंट एक मेजर इशू है जो मेजर डिस्कशन पॉइंट है। फिर इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजिकल एनेबल डेवलपमेंट है और इसके अलावा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्लाइमेट चेंज है और फिर सर्कुलर इकोनॉमी है, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी है, ग्रीन हाइड्रोजन है। तो बहुत सारे जो अपकमिंग जो न्यू एरियाज हैं उनको फोकस रख के जो भारत का प्रयास है कि सभी कंट्रीज में जो भी G20 कंट्रीज हैं उनमें जो न्यू इकोनॉमिक एरियाज हैं, खास करके जो अभी जो रिसेंट क्राइसिस रहे हैं, पहले 2008 में लेमन क्राइसिस हुआ, उसके बाद 2020 में जो है कोरोना वायरस ने हिट किया, तो उसके बाद जो अभी इमर्जिंग इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे प्रोग्रेस करेगी, तो उनके ऊपर खास एक चर्चा जो है होने की उम्मीद है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जहां तक बात करते हैं, सरकार का पूरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाना और वर्ल्ड क्लास का बनाने के लिए। तो इस बैठक में इस पर कुछ बातचीत हो सकती है कि भारत को और आगे क्या करना होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की एक लाइफलाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की एक बैकबोन है, क्योंकि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत आगे जो 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन की तरफ प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो सरकार का जो फोकस रहा है पिछले 6-7 वर्षों में, तो खासकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर रहा है और पीछे सरकार ने काफी रिफॉर्म्स भी की हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन है जो NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं जिसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट सरकार जो है वो करने जा रही है 5 वर्षों में। और उसके अलावा फिर गति शक्ति जो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए आगे गति शक्ति की जो स्कीम सरकार ने एक कनेक्टिविटी की जो एक स्कीम लेके आई है, जिससे कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स, 16 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स जो है कनेक्ट होकर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। तो भारत का जो मेन एजेंडा, जो मेन फोकस है जो आगे बढ़ने का, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे प्रोग्रेस करने का और एक
फास्टेस्ट ट्राजेक्ट्री के ऊपर रहने का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक मेजर भारत का जो एक सपोर्ट मुद्दा है, उसके ऊपर स्वाभाविक है कि हमारा जो मेन जो फोकस है अलॉन्ग विद दी अदर एक्टिविटीज, जैसे कि मैंने पहले बताया कि क्लाइमेट चेंज, और ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है जो अभी पूरे विश्व में जो है काफी चर्चा में है। तो इसके अलावा जो भारत के मेन जो मुद्दे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये तो खास करके रडार पे ही रहेगा। अभी अगर हम ग्लोबल सिनेरियो में देखते हैं तो बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव है और व्यापार वित्त अंतराल भी जो लगातार बढ़ भी रहा है। तो आप बताएंगे कि व्यापार वित्त को मजबूत करने में निर्यात ऋण एजेंसियां जो हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि जो खास करके जो जिस तरीके से अभी जो मुद्दे जो उत्पन्न हुए हैं, जिस तरीके से जो ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेशन के ऊपर बात चल रही है कि कितना बैंकिंग सेक्टर कितना सुदृढ़ है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हमारा बैंकिंग सेक्टर काफी स्ट्रांग रहा है। खास करके जितने भी क्राइसिस हुए, खास करके जो 2008 में लेमन क्राइसिस हुआ, उसके बाद अभी जो 2020 का कोरोना वायरस क्राइसिस है, तो हर एक चीज को बैंकिंग सेक्टर ने बड़े अच्छे से रेजिलियंस के साथ फेस किया है। जैसे आपने बताया कि ट्रेड की क्या भूमिका हो सकती है, तो ट्रेड में जिस तरीके से हम आगे प्रोग्रेसिव ट्राजेक्ट्री में जिस तरीके से एक्सपोर्ट्स आगे बढ़ते हैं, तो खास करके जो हमारा फॉरेक्स एकत्रित होता है, तो उसका बैंकिंग सेक्टर को काफी सपोर्ट मिलती है कि हमारे पास जो पर्याप्त अपने भंडार हैं, जो रिजर्व्स हैं, वो अच्छे लेवल पे हैं, तो एक स्ट्रेंथ मिलती है और एक ऐसी सपोर्ट रहती है कि हमारे पास एक सफिशिएंट जो है विदेशी मुद्रा का भंडार है। तो ट्रेड में जिस तरीके से अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे सरकार ने अब रूपी ट्रेड जो है वो अलाउ किया है, रूपी में हम आगे बहुत सारे कंट्रीज के साथ, अभी तो 18 से ऊपर कंट्रीज के साथ हम रूपी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स में, या फिर किसी प्रकार का भी ट्रांजैक्शन जो है वो रूपी में किया जा सकता है। तो ये जो डेवलपमेंट्स है, इनसे जो बैंकिंग सेक्टर है उसको काफी अच्छी सपोर्ट मिलती है, क्योंकि एक लिबरलाइज्ड माहौल में जब खास करके उसको अच्छी सपोर्ट भी हो और जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो काफी जो रेजिलियंस है वो क्रिएट होती है। शर्मा जी, भारत की अर्थव्यवस्था में सरकार ने एमएसएमई को जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और हम देख भी रहे हैं कि एमएसएमई हमारे देश में लगातार हमारी इकोनॉमी को एक बेस दे रहे हैं। और आज के समय में जब बहुत सारे देश मंदी का सामना कर रहे हैं, तो G20 की अध्यक्षता करते हुए हम एमएसएमई को वैश्विक व्यापार में कैसे एकीकृत कर सकते हैं? देखिए, एमएसएमई का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। खास करके मैं ये कहूंगा कि नई डेफिनेशन आई है एमएसएमई की, जो 250 करोड़ तक की जो टर्नओवर है वो कंपनी जो है एमएसएमईज में आती है। तो इससे क्या है कि लगभग कोई 95% से भी ऊपर जो कंपनीज हैं वो अभी एमएसएमईज में आती हैं। तो एमएसएमई से ही हमारा जो पूरा व्यापार है वो खास करके एमएसएमईज के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि टर्नओवर की वजह से जो 250 करोड़ के टर्नओवर की कंपनीज बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से एमएसएमईज का जो स्कोप है, जो दायरा है, काफी इंक्रीज हो गया है। एमएसएमई का जो कॉन्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड डेफिनेशन जो था वो 31% के आसपास एमएसएमई जो है कंट्रीब्यूट करते थे जीडीपी में, और अभी जो रिवाइज डेफिनेशन है इसके अनुसार लगभग कोई, मैं समझता हूँ कि 50% से भी ज्यादा जो है, अगर हम उनका अनुमान लगाएं तो कंट्रीब्यूशन जा सकता है। खास करके जो एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन जो एक्सपोर्ट्स में, जो मैन्युफैक्चरिंग में, वो लगभग 40% के ऊपर तो एमएसएमई ही कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आ जाती हैं। फिर आगे रोजगार के संसाधन, क्योंकि जो लार्ज कंग्लोमरेट्स हैं कई बार उनके पास बहुत बड़े कनेक्टिविटी और जो बड़े अच्छे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन भी उनका उसी लेवल पे होता है। खास करके जो एमएसएमईज हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की और भी ज्यादा स्कोप है, क्योंकि अभी वो ग्रोइंग स्टेज पे है, अभी वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं आए हैं। उनका अभी अगर हम देखें तो 6 करोड़ से ज्यादा हमारे पास एमएसएमईज हैं, जो अगर वो एक्सपेंशन करते हैं, अगर वो आगे और सुदृढ़ तरीके से काम करते हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होती हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होती है, तो उसके अनुसार ही अगर वो उनके पास बहुत बड़ा स्कोप है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का। कुल मिला के जो एमएसएमईज हैं वो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर इकोनॉमी के बन चुके हैं, और आने वाले टाइम में जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, जो ग्रोथ की शेप है, that will come majorly from the MSME sector। वो एक मेजर ग्रोथ लोकोमोटिव जो है वो भारत का बन गए। जी, एसपी शर्मा जी, हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे भारत की G20 अध्यक्षता, व्यापार, निवेश और ढांचागत विकास की प्राथमिकताओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक एसपी शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।